नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे वसीयत यानी विल के संबंध में। वसीयत के संबंध में कोर्ट कचहरी में कई सारे मामले जाते हैं। क्या वसीयत करने वाले को वसीयत करने का अधिकार था? वसीयत अगर गलत की है तो उसको कैसे कैंसिल करते हैं? वसीयत सही है तो उसकी जांच कैसे करवाते हैं? वसीयत पे जो सिग्नेचर करने वाले हैं, अंगूठा निशानी करने वाले हैं, उनकी मृत्यु हो गई है तो उसकी जांच कैसे होगी? फॉरेंसिक विभाग से कैसे जांच कराएंगे? कई सारे मामले वसीयत में आते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू, ये फर्स्ट वीडियो है, पूरी वसीयत पर मैं एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के निर्णय सहित हम हर टॉपिक, हर समस्या को समझेंगे। वसीयत के संबंध में कोई भी प्रॉब्लम समझने से पहले आपको वसीयत ध्यान में रखना आवश्यक है। आम लोगों को यह लगता है कि कोई व्यक्ति जो अपनी संपत्ति की किसी अन्य व्यक्ति को देने के लिए वसीयत करता है, देने के लिए जो एक लिखा पढ़ी करता है, उसको वसीयत कहते हैं। और कानून में इसकी प्रॉपर परिभाषा क्या है ये अपन समझेंगे, यानी कि वसीयत क्या है। तो इस वीडियो में अपन ये भी जानेंगे कि वसीयत कौन कर सकता है, किसके पक्ष में की जा सकती है और वसीयत कैसे की जाती है। यानी कि ये छोटी छोटी बातें आएगी आपको, तभी आप मुकदमे में बड़ी बात को समझ पाएंगे। नहीं तो क्या है, कभी कभी अपन को क्या छोटी बात का नॉलेज नहीं होता और बड़ी बातों के पीछे दौड़ते हैं। कई सारे व्यक्ति मुझे फोन करते हैं, इस पर रूलिंग दे दो। जब मूल कानून और मूल मुद्दा ही पता नहीं है तो रूलिंग क्या दे, है ना। तो वीडियो शुरू करते हैं। वसीयत क्या होती है? ए नाम का एक व्यक्ति है, देखो साधारण बात समझते हैं, ठीक है। वो बी नाम के व्यक्ति को अपनी संपत्ति अपनी मृत्यु के पश्चात क्या करता है? अपनी संपत्ति होनी चाहिए, उसकी मृत्यु के पश्चात देने के लिए कोई लिखा पढ़ी करता है, तो ये वसीयत कहलाती है, ठीक है ना। अब ए नाम का व्यक्ति जो वसीयत कब कर सकता है? जब वो स्वस्थ चित्त, चित्त मतलब मन, यानी कि जिसकी माइंड की स्थिति स्वस्थ हो, शरीर की स्थिति नहीं है। जैसे कोई बीमार है, क्या बीमार व्यक्ति वसीयत नहीं कर सकता? बीमार व्यक्ति वसीयत कर सकता है। जो मानसिक बीमार है, जो पागल नहीं है, वो जो पागल नहीं है वो वसीयत कर सकता है, और जो पागल है वो वसीयत नहीं कर पाएगा। और किसी व्यक्ति को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, मगर जब उसको दौरा नहीं पड़ा, वो सही है, उस स्थिति में वसीयत करेगा तो भी सही है। कोई व्यक्ति जो वसीयत की उसमें सही था और बाद में पागल हो गया तो भी उसकी वसीयत कोर्ट मानेगी। एक तो व्यक्ति होना चाहिए स्वस्थ चित्त, प्लस 18 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति होना चाहिए। यानी किसी 17 साल के व्यक्ति ने वसीयत कर दी कि मेरे जीवन के पश्चात मेरी संपत्ति का मालिक ये होगा, तो वसीयत नहीं मानी जाएगी। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर विवाद आते हैं कि अपनी संपत्ति क्या होता है? अपनी संपत्ति, बस वसीयत करने वाला अपनी संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है, दूसरे की संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता है। जैसे कि अब इसमें समझते हैं, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए के पास संपत्ति कहां से आई? उसके पिताजी से आई। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसके पिताजी से उसको संपत्ति आई। इसके 3 बेटे, ठीक है, सी, डी और ई और एफ। अब इसने क्या किया? पिताजी से जो संपत्ति आई वो सारी संपत्ति एफ के नाम कर दी। तो सारी नहीं कर सकता, भले रिकॉर्ड में इसके नाम सारी चल रही है। इसका हिस्सा कितना है? 1, 2, 3, 4 और 5, तो यानी कि 1/5 हिस्से की वसीयत ही मान्य होगी। इसने सारी वसीयत मान लो बी नाम के व्यक्ति को कर दी, या उसमें से किसी एक बेटे के नाम कर दी। अगर यह संपत्ति पुश्तैनी है तो इसकी निजी संपत्ति नहीं है, इसमें जितना इसका हिस्सा बनता है उतनी वसीयत वो कर सकता है, भले ही रिकॉर्ड में उसके नाम पे हो। यानी कि कब जो इसके पिताजी शांत हो गए तब सारी संपत्ति एक बार इस व्यक्ति के नाम पे आ गई, तो यही नहीं कह सकता कि सारी संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड मेरे नाम है, जमाबंदी मेरे नाम है, खाते में मेरा नाम है, या मकान मेरे नाम पे हो गया, तो अब मैं इसको मेरी मर्जी हो जिसको दूंगा। अगर पुश्तैनी संपत्ति है तो उसमें उसके हिस्से से ज्यादा वो वसीयत नहीं कर पाएगा। यही ज्यादा सबसे ज्यादा मुकदमे आते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि क्या क्या होना चाहिए? एक तो स्वस्थचित, दूसरा वो अपनी संपत्ति की कर सकता है वसीयत, तीसरा वो 18 साल से ऊपर हो तब कर सकता है। बीमार व्यक्ति भी वसीयत कर सकता है। वृद्ध व्यक्ति है, बहुत ज्यादा वृद्ध है, अगर उसका दिमाग सही है तो वो वसीयत कर सकता है। ये तो होगी वसीयत वाली बात। वसीयत का मतलब ये होता है कि जब तक वो व्यक्ति जिंदा है तब तक तो वो संपत्ति उसके पास रहेगी। उसकी मृत्यु के बाद जिस व्यक्ति के पक्ष में उसने वसीयत की उसके पक्ष में वो संपत्ति जाएगी। अब इसको बात समझते हैं अपने। ए नाम का व्यक्ति है, उसने बी के वसीयत की। कितनी जमीन की? 10 बीघा की।
कि भाई मेरे मृत्यु के बाद 10 बीघा जमीन तेरे पास है। अब क्या हुआ इसके बीच, ये जब एक की मृत्यु नहीं हुई उससे पहले उसने 5 बीघा जमीन बेच दिया, 5 बीघा ही रही, जबकि वसीयत में कितनी लिखी हुई है 10 बीघा। तो क्या ये वसीयत कैंसिल हो जाएगी? नहीं, जो बची है वो इसके पास मिल जाएगी। भले इसने 10 बीघा वसीयत जमीन की वसीयत की, 5 बीघा इसने अपने जीवन काल में इस्तेमाल कर ली, तो जो शेष बची वो वसीयत में जाएगी। ये एक समस्या आपको ध्यान रखनी। एक और बताता हूं जो कोर्ट में ज्यादातर मुकदमे उसमें भी आते हैं, है ना। मैं तो वकील हूं, वकील के पास तो कई सारे मुकदमे आते हैं, जो आते हैं फिर उसके बाद आपको पहले से बेसिक पता नहीं है, 5 साल 10 साल लड़ने के बाद, कोर्ट में कचहरी में पैसा लगाने के बाद फिर पता चले कि यार कानून ये है, इस कारण से मैं मुकदमा हार गया, इस कारण से मैं मुकदमा जीतूंगा। तो कानून आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए। एक समस्या और देखते हैं, देखो वसीयत के बारे में। ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, बी नाम के व्यक्ति के पक्ष में उसने वसीयत कराई। अब ए के दिमाग में आ गया कि यार बी तो यार बेकार मैंने वसीयत करा दिया। अब वसीयत करा तो दी, मगर ये तो मेरी देखभाल ही नहीं करा, मेरे हिसाब से ये वसीयत कैंसिल हो जानी चाहिए। तो ए को वसीयत कैंसिल कराने के लिए, जिसने वसीयत कराई है उसको वसीयत कैंसिल कराने के लिए कहीं पर भी कोर्ट कचहरी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा कैंसिल करा सकता है। सीधा कैसे? ए को सिर्फ एक नोटिस दे देता है, नोटिस नहीं ले रहा है तो अखबार में शाया करा दे, ये वसीयत इसकी कैंसिल होगी। जो वसीयत करता है वो वसीयत कैंसिल करा रहा है तो उसको सीधा नोटिस ही देना। नोटिस भी नहीं दे और अखबार में भी शाया नहीं कराया तो ये अपनी मर्जी अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नई वसीयत करा देता है, उसमें हवाला दे देगा कि मेरी पुरानी वसीयत है उसको मैं कैंसिल मानता हूं, तो भी ऑटोमेटिक कैंसिल होगी। यानी कि किसी व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति के नाम पे वसीयत करवा दी है और जब उसका मन चाहे तब वो कैंसिल करा सकता है। यानी वसीयत करते ही वो मालिक नहीं बना, जब तक ये जिंदा है तब तक तलवार लटकी हुई है ना, कभी भी कैंसिल कर सकता है। ये भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया। अब हम मान लो एक बात और उठती है वसीयत के बारे में। ए नाम का व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया, बी के भी वसीयत करा दी, सी के भी वसीयत करा दी ए की संपत्ति की। तो किसकी मान्यता रहेगी? जिसकी वसीयत बाद में करेगी। देखो एग्रीमेंट से जस्ट इसमें उल्टा है। एग्रीमेंट कौन सा मान्य रहता है? जो पहले कराया, जिस व्यक्ति के नाम पे पहले एग्रीमेंट कराया उसकी मान्यता है। वसीयत में उल्टा है, जो जिस व्यक्ति के बाद में वसीयत करेगी उसकी मान्यता है। यानी कि ये व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति बी को 1990 में दे दी, वसीयत करा दी, फिर इसी व्यक्ति ने इसी संपत्ति की सन 2000 में सी के नाम वसीयत करा दी, तो ए की वसीयत ऑटोमेटिक कैंसिल होगी और बी के नाम यानी सी के नाम ये जमीन आएगी। तो एग्रीमेंट अगर ऐसा हुआ है तो एग्रीमेंट में पहले वाला एग्रीमेंट मान्य रहता है। ये आप थोड़ा सा उल्टा है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखें। फिर देखो कुछ शर्त वसीयत होती है जिनको ध्यान से पढ़ना होता है। कोर्ट में मुकदमेबाजी से बचने के लिए वसीयत को ध्यान से बार बार एक एक अक्षर पढ़ना पड़ता है और एक एक अक्षर जज साहब को समझाना पड़ता है। जो आराजी नंबर लिखे हैं वो खेत लिखे हैं, क्या वसीयतकर्ता उसमें मालिक था, वसीयतकर्ता के कब्जे में थी, जब मृत्यु हुई उस समय क्या वसीयतकर्ता के पास वो संपत्ति थी या उससे पहले ही निकल चुकी थी। इन सारी बातों को ध्यान से पढ़ने के बाद ही वसीयत का अपन सही से आकलन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ए नाम का व्यक्ति ये वसीयत करता है बी के पक्ष में कि मेरे जीवन काल के बाद मेरी जो भी संपत्ति है उसकी देखभाल बी करेगा, उससे जो भी आय प्राप्त होगी वो भी बी की होगी, मगर बी संपत्ति को बेच नहीं पाएगा और बाद में बी के जीवन काल के बाद ये संपत्ति ऑटोमेटिक सी के चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बी इस संपत्ति को बीच में कहीं बेच देता है तो ए के अनुसार ये संपत्ति जो बेचा है वो एग्रीमेंट भी कैंसिल हो जाएगा और सारा मामला खत्म हो जाएगा। ये कैसे? सिर्फ इसको देखभाल का अधिकार दिया, देखभाल ही कर पाएगा, सी इसका मालिक बाद में बन जाएगा, ऑटोमेटिकली इस वजह से बन जाएगा। बी ने बीच में मान लो इसके जीवन काल में किसी अन्य डी के नाम में वसीयत करा दी तो गलत है, क्योंकि संपत्ति इसकी थी, इसलिए इसने जो वसीयत की वही मान्यता रखेगी। इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मुकदमे आते हैं। इस पॉइंट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के कई न्यायिक दृष्टांत है जो अलग अलग वीडियो में अपन समझेंगे। अभी बेसिक समझ रहे हैं। ये समझ में आ गया वसीयत क्या होती है, कैसे होती है, कौन कर सकता है, क्या होती है, तो बाद में कैसे होती है अपन समझेंगे इसमें। अब होती है वसीयत, कौन कर सकता है आगे समझ में। अब किसके पक्ष में की जा सकती है? फिल्मों में तो कुत्तों के पक्ष में भी करते हैं, है ना।
सारी वसीयत कुत्ते के पक्ष में कर दी। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? देखते हैं चलो। ए नाम का व्यक्ति है, वो किसी भी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत कर सकता है, एक तो ठीक है। अब व्यक्ति में क्या आता है? कोई कंपनी, कोई संस्था, ठीक है, या कोई निकाय आता है। यानी किसी कंपनी के पक्ष में निकाय या संस्था के पक्ष में या किसी व्यक्ति के पक्ष में भी वसीयत कर सकता है। यहां तक कि मंदिर क्या होता है? मंदिर मूर्ति भी एक अवयस्क माना गया है, तो मंदिर के पक्ष में, ईश्वर के पक्ष में भी वसीयत की जा सकती है। जिस व्यक्ति के पक्ष में वसीयत की जाती है उसकी उम्र भले 1 साल हो तो भी उसके पक्ष में वसीयत हो जाती है, भले ही वो 100 साल का हो तो भी वसीयत हो जाती है। कई बार तो वसीयत जो व्यक्ति जन्मा ही नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं अपने बेटे बी के पक्ष में यह वसीयत करता हूं कि बी जब तक जिंदा रहेगा तब इस संपत्ति को बी खाएगा, बाद में जो बी का बेटा होगा सी, उसकी ये संपत्ति जाएगी। यानी जब बी के जब बेटा जन्म ही नहीं था सी, तभी उसने ए ने वसीयत कर दी थी, तो ये वसीयत मान्य रहेगी अगर सी इसके जन्म लेता है। और बी के कोई बेटा नहीं होता है और बी शादी नहीं करता है तो फिर बी तक की वसीयत मान्य होगी। इस पर भी कई सुप्रीम कोर्ट के नियम है, हाई कोर्ट के रूलिंग्स है, वो अपन समझेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि वसीयत किसके पक्ष में की जा सकती है? किसी भी व्यक्ति के पक्ष में। व्यक्ति में संस्था भी आ गई, कंपनी भी आ गई, निकाय भी आ गया, मंदिर भी आ गया। यानी भगवान को भी कोई व्यक्ति वसीयत के रूप में अपनी संपत्ति दे सकता है। मगर जानवरों को पक्ष में वसीयत करना मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा हो तो मुझे ऐसा कानून बताना, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन किसके पक्ष वसीयत कैसे की जाती है ना। वसीयत कैसे की जा सकती है? एक तो वसीयत होती है मौखिक, दूसरा हो गया लिखित, है ना। तो वसीयत दोनों तरीकों से की जा सकती है। कौन से? मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। मौखिक में क्या है कि कानून आजकल मानता नहीं है। दो व्यक्ति जो गवाह होते हैं वो पक्के होते हैं, हाँ वो कहते हैं हाँ हमारे पक्ष में इन्होंने इसके नाम पे वसीयत के लिए बोला था, तो ये भी मान्य है। मगर इसको साबित करना आज के परिप्रेक्ष्य में समर्थ नहीं है। कानून तो ये कहता है कि हाँ है, मगर प्रैक्टिकली इसको मैंने देखा है कि बड़ा ही मुश्किल है। 99% मामले फेल हो जाते हैं। क्योंकि मैं तो एक वकील हूं, जो बात होगी प्रैक्टिकल चलती हुई बताता हूं। पर कानून की किताब में लिखा दोनों तरह से वसीयत हो सकती है, ठीक है ना। अब लिखित वसीयत की बात करो वकील साहब आप तो, है ना। वकील साहब का आपका सादा समय नहीं लूंगा, लिखित वसीयत बात करता हूं। एक लिखित वसीयत तो कर दी सादे कागज पर, एक वसीयत कर दी स्टाम्प पेपर पर। भले स्टाम्प पेपर 1 रुपये का हो, भले 1 लाख का हो, भले 50,000 का हो, 10 रुपए का, 100, कितना भी स्टाम्प पेपर पे की, एक सादे पेपर पे की। एक वसीयत होगी रजिस्टर्ड वसीयत। तो कौन सी वसीयत मान्य होगी, है ना। सादे कागज पे करो, स्टाम्प पे करो, रजिस्टर्ड करो, तीनों वसीयत मान्य है। मगर कब? जब वसीयत करते वाले व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी खुद की संपत्ति और 18 साल से वो ऊपर हो तब की हो, प्लस 2 गवाह के समक्ष की हो, यानी गवाह नंबर 1 और 2, इन दोनों के समक्ष उसने अपने हस्ताक्षर किए और सहमति जताई हो, तो ये वसीयत मान्य होगी। सादे कागज वाली वसीयत है तो भी मान्य हो जाएगी, क्योंकि वसीयत कब करता है? व्यक्ति अपनी जीवन के आखिरी क्षणों में करता है। उस समय वो स्टाम्प कहां से लाएगा? उस समय वो कौन से रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा? उस समय तो जो उसके पास सिंपल पेपर है उस पर भी लिखकर वो वसीयत कर सकता है, बशर्ते कि उसके पास 2 गवाह हो। गवाह इसलिए किए हैं ताकि झूठे मामले कोर्ट में नहीं आए, है ना। तो 2 गवाह ये कहेंगे कि हाँ हमारे सामने किए, और जो वसीयत व्यक्ति करता है उसके उस पर हस्ताक्षर और या अंगूठा निशानी दोनों में से एक होना चाहिए, या दोनों भी हो सकते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। यानी जो अपनी मन की इच्छा जो लिखी है, लिखने के बाद 2 गवाहों के हस्ताक्षर कराए, उस व्यक्ति ने भी हस्ताक्षर अंगूठा किए, तो ये वसीयत होगी। अब जिस व्यक्ति ये वसीयत होगी ना, वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत कराना जरूरी नहीं है। रजिस्टर्ड वसीयत कराने से आपके क्या फायदा होगा कि वसीयत के आधार पर फिर नामांतरण खुलवाओगे, उस समय इन गवाहों को लाना, तहसीलदार के समय बयान कराना, कोर्ट में जाना, थोड़ा चक्कर नहीं पड़ेगा, सीधा काम हो जाएगा। रजिस्टर्ड है तो सीधा नामांतरण खुल जाएगा। रजिस्टर्ड नहीं, स्टाम्प पे लिखी हुई है तो फिर तहसीलदार के यहाँ आवेदन करना पड़ेगा, तहसीलदार के यहाँ इन दोनों गवाहों को ले जाना पड़ेगा। गवाह अगर शांत हो गए तो फिर किसी न किसी माध्यम से आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हस्ताक्षर इन्हीं गवाहों के हैं या वसीयत करने वाले अंगूठा सही है। तहसीलदार को सेटिस्फाइड करने के बाद
आपके नाम पर नामांतरण खोलने का आदेश होगा। और सिंपल पेपर में है तो भी यही है कि तहसीलदार उसकी जांच करेगा कि वास्तव में गवाह के सामने सही नहीं हुई, वास्तव में इसने वसीयत कराई नहीं करी। वो अपनी जांच में सही पाते हैं तो आपके नाम पर नामांतरण खोल जाएगा। तहसीलदार अगर सही नहीं पाता ना, आपको आपके नामांतरण नहीं खोलता तो आप उसकी अपील करके भी नामांतरण खुलवा सकते हो अगर आप सही हो तो। ये समझ में आ गया कि वसीयत रजिस्टर्ड कराने में ही आपको फायदा। और रजिस्टर्ड वसीयत कराने में कितना खर्चा आएगा? मुश्किल से समझ लो 2000 से लेकर 10,000। पूरे भारत में कहीं पर भी चले जाओ, कहीं 2000 10,000, जिसमें वकील खर्चा, टाइप टिपिक सब आ गया। इससे ज्यादा खर्चा नहीं। कितनी भी संपत्ति हो, चाहे संपत्ति 1 रुपए की हो, भले 1 करोड़ रुपए की संपत्ति हो, इतना ही खर्चा आता है, ज्यादा खर्चा नहीं आता है। ठीक है, रजिस्टर्ड कराओ तो बिना स्टाम्प वाले कराओ तो कोई खर्चा नहीं। वैसे 200-500 का सादा कागज पर लिखो तो अपनी घर की खेती है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, रोज वसीयत लिखो। तो ये इस वीडियो में आपने क्या समझा? वसीयत का बेसिक कानून समझा। दूसरा यह है कि वसीयत के संबंध में कई सारे मामले कोर्ट में चलने के साथ, मुझे तो वसीयत करवा रखी है, मेरे वसीयत से नामांतरण खुलना चाहिए, उनके नहीं है, कई प्रकार की समस्याएं आती है। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, 8619876831 ये मेरे नंबर है। आप इस पर मुझसे कोई जानकारी लेना चाहो तो मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो, फोन कॉल करके भी संपर्क कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, 500 रुपये आपके पास कोई भी गौशाला उसमें दान करके रसीद मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, तो मैं आपसे बात करूंगा। अगर आपके पास कोई गौशाला नहीं है और आप मुझसे बात करना चाहते हो तो प्रायोरिटी तो आपको यही देनी है, गौशाला में पैसा जमा करो। नहीं है और अर्जेंसी में बात करनी है तो 300 रुपये इस नंबर पर आप गूगल पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजें, तो फिर हम आपको फोन करके संपर्क करेंगे, या आप भी मुझसे फोन पर संपर्क कर सकते हो। तो वसीयत पर कई सारे वीडियो आएंगे, सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।